गोपाल यादव जी, माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। धन्यवाद श्रीमान। श्रीमान, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं और न मैं आंकड़ों की बात करूंगा, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से देखता आया हूं कि आंकड़े जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं और जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, इसलिए मैं उन पर जाना ही नहीं चाहूँगा और न मैं यहाँ आलोचना करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और मैं नहीं समझता हूँ कि वो यहाँ बजट का विरोध इस जो आ रही डिमांड्स हैं, सप्लीमेंट्री डिमांड्स का वो विरोध कर रहा है। लोग अपना सजेशन दे रहे हैं या अपनी बात कह रहे हैं। विरोध की बात नहीं, जैसे जैन साहब कह रहे थे कि विरोध कर रहे हैं। विरोध कौन कर रहा है? अच्छा, विरोध पूरी राज्यसभा भी करे तो क्या फर्क पड़ता है? अगर पूरी राज्यसभा इसका कहे कि हम नहीं स्वीकार करते, 14 दिन बाद तब भी वो जैसा लोग सवाल किया मान लिया जाएगा, तो विरोध यहाँ कौन कर रहा है? केवल अपनी बात कह रहा है, सजेशन दे। मैं तो कुछ सजेशन ही इसलिए देना चाहूंगा कि जब आप स्वीकार करते हैं पैसा खर्च करने के लिए, तो उसकी प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटी जो हैं, उनको बहुत सोच समझ के तय करना चाहिए। जन सरोकार के लिए किस पर कितना पैसा खर्च हो और प्राथमिकता के आधार पर किस पर कितना पैसा खर्च हो, वो तय हो तो ज्यादा कल्याण हो सकता है लोगों का। बजट में भी और आगे में भी, चाहे हेल्थ रहा हो, चाहे एजुकेशन रहा हो, चाहे एग्रीकल्चर रहा हो, जितना होना चाहिए उतना है नहीं। इस वक्त जो मरीज लोग हिंदुस्तान के आउट ऑफ पॉकेट जो खर्च होता है, आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है, वो 90% उनकी जेब से खर्च हो रहा है। आयुष्मान भारत के वो कार्ड के बाद भी तमाम प्राइवेट अस्पताल तो कोई मान ही नहीं रहा है उसको, और मान रहा है तो 100 रुपए की दवा देगा तो 5,000 का बिल बना देगा ताकि जल्दी 5 लाख खत्म कर दें। तो और एक आंकड़ा ये है, हमारे यहाँ का ही है, कि प्रति वर्ष आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो मरीजों का होता है, उससे 5% लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ जाते हैं। अगर हम ऐसी व्यवस्था करें जैसे दुनिया के कई देशों में है कि सारा खर्च गवर्नमेंट करेगी बीमार लोगों का, तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का कल्याण हो सकता है। दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं, वो धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। उनके स्रोत, जहां से हमें काफी रेवेन्यू मिलता था, जहां से लोगों को रोजगार बहुत मिलता था, वो सब लगभग बेचने के कगार पे हैं। सबसे ज्यादा रोजी रोटी मिलती थी, लोगों को रोजगार मिलता था रेलवे से। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक ये संस्थान है। बड़े पैमाने पर रोजगार सिविल एविएशन भी देता था, बड़े पैमाने पर और कई ऐसे जो हैं, LIC है, जैसे LIC से लाखों लोगों को रोजी रोटी मिलती थी। कहीं डेवलपमेंट अफसर हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं, और गवर्नमेंट इतना लाभ में कि गवर्नमेंट लाखों करोड़ रुपया उससे लेती है कर्ज और विकास के काम में लगाती। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये गलत हो रही है जाने अनजाने, और उससे बहुत नुकसान हो रहा है। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, जो रोजगार देने वाले वो तो आप बेचे दे रहे हैं, और बिना पढ़े लिखे सामान्य व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर रोजी रोटी देने के काम करती थी। जो हर गांव में आपने देखा कुछ दुकानें हुआ करती थी रिटेल। अब FDI इन रिटेल ने, ये गांव में दुकान करने वाला जो एक आदमी 5 लोगों को या एक परिवार को पूरी तरह पालता था, ऐसे करोड़ों लोग थे, करोड़ों दुकानें थी, चाहे परचूनी की हो, चाहे सब्जी वाले की हो, चाहे और कुछ हो। अब ये मुकाबला कर लेंगे रिलायंस के और वालमार्ट से, इन सबसे नहीं कर सकते कभी। तो ये जाने अनजाने हमारे नेतृत्व, चाहे ये नेतृत्व रहा हो, चाहे पहले वाला नेता हो, जिसने भी अलाउ किया है, उसने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसका क्या किया जाए।
कैसे दें लोगों को रोजगार। दूसरे, कुछ पैसा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, राज्यों में जो बच्चे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के हैं उनको स्कॉलरशिप पढ़ने वाले बच्चों को दिया करती। अब वो पैसा ही नहीं जाता, इतना कम जाता है कि एससी एसटी के लड़कों को भी पूरा नहीं मिल पाता है, ओबीसी वालों को लगभग मिलना ही बंद हो गया है। हमारे जैसे लोग गरीबी में जब पढ़े तो केवल स्कॉलरशिप से ही एमएससी कर लिया। ये इतना महत्वपूर्ण फैक्टर है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा, राज्य मंत्री बैठे हुए हैं, कि कोई ऐसी व्यवस्था करें, अलॉटमेंट ऐसा पैसे का करें कि राज्यों में बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लड़कों को स्कॉलरशिप विधिवत तरीके से मिलना शुरू हो जाए, जिससे कम से ऐसा नहीं कि सारा नंबर 1 देश हो गया है। अगर नंबर 1 हो गया है तो मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि नीचे के 30% आबादी की पर कैपिटा इनकम अलग से बताएं और उससे ऊपर के 30% की अलग बनाएं, और 10% ऊपर के जो लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में क्या है ये बताएं, तो मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग हिंदुस्तान में गरीब हैं, कितने भुखमरी के कगार पे हैं। इसलिए मैं जो अभी अनिल जैन साहब कह रहे थे उनको प्रसन्न करने के लिए मैं भी कह सकता हूं कि हमें दुनिया में नंबर 1, हम विश्व गुरु तो हैं ही, अर्थव्यवस्था में भी नंबर 1 हो गए, हर तरह से नंबर 1 हो गए, G20 के भी सिरमौर हो गए। और G20 है क्या? कई बार ऐसे आजकल देख रहे होंगे आप कि तमाम लोग नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इस तरह से G20 की दुनिया में बहुत देश हैं, बड़े कुछ संपन्न देश हैं, कोई गरीब देश भी हैं। तो ये तो रूटीन से अब चलता रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बहुत ज़्यादा इस लेवल देने की मत कोशिश कीजिए। ये सही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने देश का नाम बढ़ाया है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन अतिशयोक्ति भी ठीक नहीं होती है। कई बार मान लो वो पूरी न हो तो फिर उसके अपोजिट असर पड़ता है जनता। तो मैं सिर्फ 1-2 सुझाव थे, टाइम है नहीं तो मैं क्या बोलूं इस पे। और मैंने पहले ही कहा कि आंकड़े जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। अब 2 दिन पहले कहा गया कि निम्न स्तर पर इन्फ्लेशन, और सब्जी लेने गए तो पूछा, बोले कल इस भाव था, थोड़ा 1 रुपया बढ़ गया। इन्फ्लेशन कम हो गया, सब्जी का दाम बढ़ गया। ऐसा कहीं होता है? व्यवहार में बिल्कुल डिफरेंट है। मोदी जी किसी आजादपुर मंडी में भी चले जाइए तब भी भाव कम नहीं हुआ। अब आलू खुद के किसानों को आने लगेगा तो थोड़ा आलू सस्ता हो जाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल।